Article 3 General Definitions. Article 3 provides definition to the various terms in a treaty. मतलब अलग अलग टर्म्स जो ट्रीटी में यूज हुए हैं उनका क्या मतलब है, दैट इज समथिंग विच इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 3. जैसे आपका इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 2 होता है और उसमें आपकी डेफिनेशंस होती है कि जो भी टर्म्स आप इनकम टैक्स एक्ट में यूज कर रहे हैं उनका मतलब क्या है. इन एडिशन टू दैट अलग अलग सेक्शन में जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर उन वर्ड्स के मीनिंग के लिए एक एक्सप्लेनेशन एडेड होती है. सिमिलरली ट्रीटी में भी जो भी टर्म्स यूज़ होते हैं उनका मीनिंग आपस में जो कंट्रीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, चाहे इंडिया यूके है चाहे इंडिया यूएस है, उन लोगों ने आपस में किस टर्म का क्या मतलब हुआ वो इस सेक्शन में इंक्लूड होता है. अब क्योंकि ट्रीटी एक्ट की तरह तो नहीं है उतनी बड़ी, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे टर्म्स होंगे विच आर नॉट डिफाइंड इन द ट्रीटी. सो डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स not defined in a treaty to be as per the local domestic laws of the state applying the convention. तो अगर ट्रीटी इंडिया में इंटरप्रेट हो रही है तो इंडिया के लोकल डोमेस्टिक लॉज में उसका क्या मतलब है वो यूज़ होगा. अगर ट्रीटी यूके में इंटरप्रेट हो रही है तो उस टर्म का यूके के हिसाब से इंटरप्रिटेशन रहेगा. वेरियस टर्म्स विच आर डिफाइंड अंडर डेफिनेशन इंक्लूड्स एंटरप्राइज, पर्सन, international traffic, national, etc. This article provides the meaning of various terms used in the tax treaty. If a particular term is not defined in a tax treaty, Article 3 may provide that the meaning of such term should be construed as per the domestic tax laws. Let us look at Article 3.1 of the OECD Model Convention. For the purpose of this convention, मतलब ये जो मीनिंग है ये सिर्फ इस कन्वेंशन के लिए है और किसी पर्पस के लिए नहीं. अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, ये जो वर्ड है अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, मतलब अगर आप किसी आर्टिकल को इंटरप्रेट कर रहे हैं और उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ये मतलब लगाते हैं तो कुछ एब्सर्ड रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कुछ और मीनिंग होना चाहिए. अगर वैसा है तो आप कंटेक्चुअल इंटरप्रिटेशन करेंगे. Otherwise, the meaning of the word for the purpose of this convention will be what is given in Article 3.1. Right? To this extent, OECD and US model also are the same. Now, let's look at the first definition. The term person includes an individual, a company, and any other body of persons. तो ये तीनों included हैं. जहाँ तक बात OECD मॉडल की है, it is identical. Article 3.1a of the OECD model is identical to Article 3.1a of the UN model. तो जो ये UN model है, this is identical to OECD model. But when we go to the US model, it says the term person includes an individual, यहाँ तक same है, an estate, a trust, a partnership, a company, and any other body of person. तो इसमें अगर हम देखें तो ये तीन वर्ड्स एक्स्ट्रा है. अ कंपनी इज हेयर ऑल्सो, अ कंपनी इज हेयर ऑल्सो, बट ये तीन एन एस्टेट, अ ट्रस्ट, अ पार्टनरशिप इज एडिशनली इंक्लूडेड इन द यूएस मॉडल. अंडर द यूएस मॉडल ट्रीटी इवन एन एस्टेट, अ ट्रस्ट और अ पार्टनरशिप इज ट्रीटेड एज अ रेजिडेंट फॉर टैक्स पर्पसेस. नाउ बॉडी ऑफ पर्सन्स में इवन अ पार्टनरशिप में गेट कवर्ड, राइट, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन किया हुआ है. लेट अस लुक एट द डेफिनेशन ऑफ कंपनी. 3.1b of the OECD. The term company means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes. कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो ट्रीट होती है, या तो वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो हो ही जाएगी. सेकंड, कोई और एंटिटी जिसको टैक्स पर्पसेस के लिए बॉडी कॉर्पोरेट ट्रीट करते हैं. बोथ ऑफ देम विल बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ कंपनी. द यूएन मॉडल इज आइडेंटिकल टू द OECD मॉडल इन सो फार एज द यूएस इज कंसर्न, राइट. अप टू दिस प्लेस it is common. The term company means a body corporate or any entity
that it's treated as a body corporate for tax purposes. Now, the OECD and the UN model ended here. But when you go to the US model, it says, according to the laws of the contracting state in which it is a resident. यहाँ पे specific mention नहीं है कि when you say tax purposes, whose tax are to be considered. When we go here, it says the tax purpose of being treated as a body corporate by the laws of the contracting state in which it is a resident. अगर एक इंडियन कंपनी है या इंडिया में एंटिटी है, उसको हम बॉडी कॉर्पोरेट ट्रीट करते हैं. सपोज ये इंडियन एंटिटी इंडिया की रेजिडेंट है, तो इंडिया के लॉज आप देखेंगे कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है या नहीं. अगर यही यूएस एंटिटी होती तो हम यूएस के लॉज देखते कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है या नहीं. राइट. द टर्म एंटरप्राइज अप्लाइज टू कैरिंग ऑन ऑफ एनी बिजनेस. जहाँ तक बात एंटरप्राइज की है, इट इज सेम both in the OECD model and the US model. The OECD the term enterprise applies to carrying on of any business, right? And what is the definition of business? That is, we are going to just see in short while. The term enterprise of a contracting state and the enterprise of the other contracting state means respectively an enterprise carried on by a resident of a contracting state and an enterprise carried on by a resident of the other contracting state. अगर इंडिया यूके ट्रीटी है तो जनरली आपका बार बार रेफरेंस आएगा ट्रीटी में द बिजनेस कैरिड ऑन बाय एन एंटरप्राइज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट. राइट. तो इसका मतलब ये होगा कि वो एंटरप्राइज जो यहाँ का रेजिडेंट है, एंड व्हेन यू यूज अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट दैट विल मीन यूके व्हेन यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव. राइट. It could be vice versa also. It's not necessary that it will always refer to India as this one or the other one. But generally, you need to see कि किस context में आप इसको interpret कर रहे हैं. A treaty applies both ways. The UN model is similar to OECD model, right? Now, when we come to the US model, up to this point, it is common to what is there in the UN and the OECD. But then additionally, it also provides the term also includes an enterprise carried on by a resident of a contracting state through an entity that is treated as fiscally transparent in that contracting state. तो मान लीजिए अगर यूएस की कोई एंटिटी कोई बिजनेस कर रही है इंडिया में एक पार्टनरशिप फर्म के थ्रू. पार्टनरशिप फर्म यूएस में फिस्कली ट्रांसपेरेंट होती है. मतलब पार्टनरशिप फर्म को ये मानते हैं कि जो भी पार्टनरशिप फर्म ने अर्न किया है वो फर्म का नहीं है, वो यूएस के जो इसके पार्टनर्स हैं उनकी इनकम है. तो इस एंटरप्राइज को द एंटरप्राइज कैरिड ऑन बाय अ रेजिडेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट थ्रू एन एंटिटी दैट इज फिस्कली ट्रांसपेरेंट इन अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट. सो इवन दिस विल बी कंसिडर्ड एज एन एंटरप्राइज. So 3.1d is identical to 3.1c. Unlike the UN model, Article 3.1c of the OECD model additionally defines the term enterprise as applying to carrying on of any business. Article 3.1h of the OECD model defines business to now this is what we are going to see a little later. But if you see enterprise की definition में याद है carrying on of any business. बिजनेस की डेफिनेशन 3.1h में है, जहां उन्होंने बोला कि बिजनेस ऑल्सो इंक्लूड्स परफॉर्मेंस ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज एंड ऑफ अदर एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिपेंडेंट कैरेक्टर. राइट. व्हाई हैज दिस हैपेंड? अर्लियर दे यूज्ड टू बी समथिंग कॉल्ड आर्टिकल 14. तो अगर आपका बिजनेस होता था तो वो आर्टिकल 7 रेड विद आर्टिकल 5 में टैक्स होता था. अगर आपका इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल सर्विसेज होती थी वो आर्टिकल 14 में टैक्स होती थी. बाद में ये आर्टिकल डिलीट हो गया. तो इस इनकम को यहाँ लाने के लिए जहाँ पे बिजनेस का टैक्स होता था, जनरली ट्रीटीज़ में डिफाइन कर दिया कि बिजनेस विल ऑल्सो इंक्लूड प्रोफेशन और परफॉर्मेंस ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज. राइट. सो एंटरप्राइज मतलब कोई भी वो एंटिटी जो बिजनेस कैरी कर रही हो, बिजनेस विल इंक्लूड प्रोफेशनल सर्विसेज. राइट.
Hence, on combined reading of the two definition, one can argue that the professional of such professional services activities would also be dealt with under Article 7 and not Article 21 of the OECD model. क्योंकि अगर ये प्रोफेशनल सर्विसेज डिलीट हो जाती है और बिजनेस की डेफिनेशन में प्रोफेशन इंक्लूड नहीं करते, तब प्रोफेशन की टैक्सेबिलिटी जो है वो आर्टिकल 21 में हो जाती, अदर इनकम में होता है ना. आप अगर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट को देखें तो वहाँ बिजनेस और प्रोफेशन दोनों का टैक्सेशन जो है वो PGBP में होता है. ट्रीटी में पहले बी अलग था, प्रोफेशन अलग था, राइट. अब उन्होंने प्रोफेशन को डिलीट कर दिया. अगर बिजनेस में इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम क्या करते हैं, इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले जाते हैं. सेम लॉजिक यहाँ पर है. यहाँ फ़र्क ये है कि प्रोफेशन जो था पहले आर्टिकल 14 में था, बिजनेस आर्टिकल 7 में है. इसको यहाँ से डिलीट किया और यहाँ ले गए. अगर नहीं ले जाते तो अदर इनकम में टैक्स हो जाता. US and OECD model, Article 31D of the US model is identical to 31C of the OECD model. Article 31D of the OECD model is similar to Article 31C of the US model, except that US model additionally includes an enterprise carried on by a resident of a contracting state through a fiscally transparent entity in that contracting state. However, this shall be limited to the extent of ownership. मतलब अगर US बंदा जो है उसकी पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ 60% स्टेक है तो सिर्फ 60% के लिए ये अप्लाई होगा. इंटरनेशनल ट्रैफिक ये रेलेवेंट होता है आपका शिपिंग बिजनेस में या एयरक्राफ्ट बिजनेस में. इंटरनेशनल ट्रैफिक मीन्स any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise that has its place of effective management in a contracting state, except when ship or aircraft is operated slowly between places in other contracting state. Suppose there is a company X and it sends ships to India. इंटरनेशनल ट्रैफिक का सिग्निफिकेंस क्या है? इंटरनेशनल ट्रैफिक अगर होता है तभी जो हमारे शिपिंग और एयर ट्रांसपोर्ट की क्लॉज है, आप आगे देखेंगे इसको, उसमें टैक्सेशन होता है. अगर आपका आर्टिकल 8 में कवर नहीं है विच इज़ फॉर शिपिंग एंड एयर ट्रांसपोर्ट, देन बेसिकली इट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द बेनिफिट. जनरली क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रैफिक वहीं टैक्स होता है जहाँ जो ये ओन करता है शिप और एयरक्राफ्ट, इसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है. तो इंटरनेशनल ट्रैफिक का मतलब ये है कि या तो आप शिप है आपके पास या एयरक्राफ्ट है जो आप ऑपरेट कर रहे हैं, राइट. कहाँ से? इस जगह से. मान लीजिए आपका पोएम इंडिया के बाहर है और आप यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं और इंडिया में भेज रहे हैं, तो वो इंटरनेशनल ट्रैफिक होगा. अगर इट इज़ बिटवीन टू प्लेसेस विच आर विद इन दिस कंट्री, देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज इंटरनेशनल ट्रैफिक. सेम definition in the UN model. The international traffic means any transport by a ship or aircraft, except when such transport is solely between places in contracting state. इन्होंने बस इसको थोड़ा सिंपल कर दिया और इसमें प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का क्राइटेरिया नहीं है. तो OECD and UN model require that the enterprise operating ships and aircraft should have its POEM, place of effective management, in the contracting state. यहाँ पे उसकी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होनी चाहिए. US मॉडल में स्पेसिफिकली ये नहीं है. नेक्स्ट कम्स द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. व्हाट इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? इफ यू रिमेंबर वी हैड डिस्कस्ड इन मैप कि मैप में क्या होता है, अगर दो कंट्रीज आपस में DTAA का इंटरप्रिटेशन कुछ अग्री करना चाहती हैं तो इंडिया की तरफ से एक अथॉरिटी सेटअप होगी, US की तरफ से एक सेटअप होगी. ये दोनों ऑलरेडी प्लेस में हैं. जो अथॉरिटीज़ ये डिस्कस करेंगी आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर के लिए, इनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोलते हैं. अब वो अथॉरिटी कौन होगी? CBDT होगी, कोई और नई अथॉरिटी होगी, या क्या होगी? वो बेसिकली इस क्लॉज में डेफिनेशन कम्स इन फॉर बोथ द कंट्रीज. सो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मीन्स इन स्टेट ए, मान लीजिए इंडिया है ये, इसमें CBDT को अगर आप बना देते हैं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, नॉट द प्रैक्टिकल साइड ऑफ इट. एंड स्टेट बी में UK में वो कहती है कि ठीक है हम HMRC को अपॉइंट हर कर देते हैं. सेम डेफिनेशन इन द UN मॉडल. इन द US मॉडल अगर मान लीजिए इंडिया के साथ ट्रीटी है तो इंडिया में कौन होगा? वो यहाँ आएगा. US ने अपना बता दिया कि हमारे यहाँ कौन होगा? द सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी और हिज डेलीगेट, राइट.
This clarification we have already discussed, so I'll move on to the next definition. The term national in relation to a contracting state means. अब national का मतलब क्या होता है? ट्रीटी तो रेजिडेंट के ऊपर अप्लाई होती है, फिर नेशनल की हमें ज़रूरत भी क्यों है? नेशनल की डेफिनेशन पड़ती है आपको, इसको ज़रूरत पड़ती है आर्टिकल 24 में, विच डील्स विद नॉन डिस्क्रिमिनेशन. ये क्लॉज क्या कहता है कि अगर एक बंदा इंडिया का नेशनल है और एक यूएस का नेशनल है, तो आप सिर्फ नेशनैलिटी के बेस पे इसका जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो अलग नहीं कर सकते वर्सेस योर ओन रेसिडेंस. वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हेन वी गो टू आर्टिकल 24. बट नेशनल के लिए अब नेशनल में भी दो चीज़ें आती हैं, एक इंडिविजुअल्स हो सकते हैं और एक अदर्स हो सकते हैं. तो इनकी नेशनैलिटी कैसे डिसाइड करेंगे? एनी इंडिविजुअल पोजेसिंग द नेशनैलिटी or citizenship of that contracting state, right? Any legal person, partnership or association deriving its status as such from the law in force in that contracting state. Individual अगर वो उसके पास nationality या citizenship है उस country की, other than individual who derives its status, मतलब उसको status की वजह से, जैसे इंडियन कंपनी है तो उसको नेशनल ट्रेड कर लेंगे, तो उसका स्टेटस डिराइव होता है, उसकी कोई नेशनैलिटी के लिए कंपनी नहीं जाती कि मेरे को डिक्लेयर कर दो दैट आई एम अ नेशनल. Right? The term national means any individual possessing the nationality of a contracting state, any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force of the contracting state. तो जो ये आपका OECD मॉडल है ये UN मॉडल के साथ सिमिलर है, राइट? और सेम चीज़ UN मॉडल के साथ ही है, राइट? अब जहाँ तक बात OECD की और UN की मॉडल की बात है, सॉरी OECD और US मॉडल की बात है, ये दोनों आइडेंटिकल है. यहाँ पर ये आइडेंटिकल है OECD के साथ. जहाँ तक बात UN मॉडल की है, यहाँ सिर्फ नेशनैलिटी मेंशन्ड है, जो सिटीजनशिप है ये क्राइटेरिया इन दोनों में है, यहाँ पर नहीं है. द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इज रेलेवेंट बिकॉज आर्टिकल 24 नॉन डिस्क्रिमिनेशन provides that national of a contracting state shall not be subjected to discrimination merely by reason of his being a national. Meaning of national depends on the rules of each contracting state. Nationality of a person other than an individual who are legal persons like partnerships or association depends on the law in force in that respective contracting state. What is the definition of business? The term business includes performance of professional services and of other activities of an independent character. ये मैंने जैसे आपसे कहा था कि बिजनेस में प्रोफेशन इंक्लूडेड है. UN मॉडल में बिजनेस की कोई डेफिनेशन नहीं है. US मॉडल की डेफिनेशन जो है वो OECD के जैसी ही है. US मॉडल में 1H में द टर्म डैश मीन्स डैश. एडिशनली अगर आप कुछ डिसाइड करना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं, वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. इसमें ये दोनों तो सेम है, बाकी इसका बिजनेस में प्रोफेशन इंक्लूड होगा वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. एक चीज़ जो हमें यहाँ देखनी है वो ये है कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिफाइंस द टर्म बिजनेस, विच डेफिनेशन कुड बी अप्लाइड टू इंटरप्रेट whether an activity constitute business subject to article 3(2). अगर आर्टिकल 3(2) में कोई बिजनेस की डेफिनेशन नहीं होती है तो हम इस डेफिनेशन से रेफरेंस ले सकते हैं. नाउ व्हाट विल हैपन इफ a definition to a term is not given? Article 3(2) implies that for terms which have not been specifically defined in a tax treaty, the applicable meaning of such word under the domestic law of the contracting state in which tax is being levied shall be considered if only one meaning is given, or if more than one definition are given, then the one for particular provision at issue should be used. मतलब अगर मान लीजिए कोई टर्म है वो ट्रीटी में डिफाइंड है तो हम ट्रीटी की लैंग्वेज यूज़ कर लेंगे. अगर डिफाइंड नहीं है तो हम जाएंगे डोमेस्टिक लॉ में. अगर डोमेस्टिक लॉ में सिर्फ एक ही डेफिनेशन है हम वो अप्लाई कर देंगे, बट अगर एक से ज़्यादा है, राइट, देन द वन फॉर द पर्टिकुलर प्रोविजन एट इशू,
जो प्रोविजन आप एनालाइज कर रहे हैं उससे ज़्यादा रेलेवेंट जो है वो भी यूज़ होगा। सेकेंडली, अगर टैक्स और नॉन टैक्स लॉज जो हैं दोनों इस टर्म को डिफाइन करते हैं, तब जो टैक्स लॉ में डेफिनेशन है दैट हैज़ टू बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी. As regard the application of the convention at any time by a contracting state, any term not defined therein means in the convention, shall, unless the context otherwise require, मतलब contextual interpretation तो हम लोग consider करेंगे, have the meaning that it has at that time, मतलब जब आप interpretation कर रहे हैं उस टाइम पे, जब ट्रीटी एंटर हुई थी तब नहीं, जब इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं उस टाइम पे, अंडर द लॉ ऑफ द स्टेट फॉर द पर्पसेस ऑफ टैक्सेस टू विच द कन्वेंशन अप्लाइज. एनी मीनिंग अंडर द एप्लीकेबल टैक्स लॉज ऑफ द स्टेट प्रिवेलिंग ओवर अ मीनिंग गिवन टू अ टर्म अंडर द लॉज ऑफ दैट स्टेट. राइट, तो जो भी मतलब आपने डोमेस्टिक टैक्स लॉज में उसको दिया है, दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू गेट कंसिडर्ड. दिस इज आइडेंटिकल. But when we talk about the US model, as regards the application of convention at any time by contracting state, any term not defined herein shall, unless the context otherwise require, or the competent authorities agree to a common meaning pursuant to the provision of Article 25, mutual agreement procedure. मतलब यहाँ पे प्रेफरेंस पहले तो ट्रीटी की डेफिनेशन को है. अगर ट्रीटी में डेफिनेशन नहीं है तो मैप में अगर दो अथॉरिटीज़ ने कोई मीनिंग डिस्कस किया है वो अप्लाई होगा. अगर ये भी नहीं है देन हैव द मीनिंग विच इट हैज़ एट द टाइम अंडर द लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट फॉर द पर्पसेस ऑफ टैक्सेस टू विच द कन्वेंशन अप्लाई. उन टैक्सेस के लिए जो मतलब है जिनको हम अप्लाई कर रहे हैं. एनी मीनिंग अंडर द एप्लीकेबल टैक्स लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट प्रिवेलिंग ओवर अ मीनिंग गिवन टू द टर्म अंडर अदर लॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट. मतलब जो भी मतलब आपने मीनिंग इसको टैक्स लॉज में दिया है दैट विल प्रिवेल ओवर एनी अदर मीनिंग विच विल हैव अंडर द लॉज ऑफ दैट स्टेट. इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन मीनिंग अंडर द लॉज ऑफ टू स्टेट्स विच क्रिएट डिफिकल्टीज इन द एप्लीकेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी और टू प्रिवेंट डबल टैक्सेशन और एनी अदर पर्पस ऑफ टैक्स ट्रीटी, US model enables the competent authority as specified in Article 25 mutual agreement procedure to establish a common meaning. अगर दोनों में इश्यूज हैं तो US अथॉरिटीज़ जो हैं वो कॉमन मीनिंग अग्री कर सकती हैं मैप में किसी भी और अथॉरिटी के साथ, और अगर ऐसा कोई मीनिंग डिस्कस किया है दैट विल प्रिवेल ओवर द जनरल मीनिंग.